आज सुबह एक खबर आती है कि 29 नक्सलियों को मार दिया गया। 29 नक्सलियों को मार दिया गया, ऐसी एक खबर छपी। लेकिन क्या वो सच में नक्सली थे? यह सवाल कौन पूछेगा? नक्सली के नाम पर लगातार आदिवासी मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि जमीन चाहिए आदिवासी की। हसदेव का पूरा जंगल तबाह कर दिया गया। लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर का जंगल है वो हसदेव अरण्य। उसको दे दिया गया कि आप यहां से जो है आप बिजली का उत्पादन करेगी। राजस्थान सरकार को पहले वो ऑर्डर मिले। राजस्थान सरकार की एक डिपार्टमेंट है, कुछ विद्युत उत्पादन विभाग समथिंग करके कुछ, उसके नाम पे शुरुआत वहां से हुई। बाद में वही टेंडर बाईपास करके SEZ में निकाल के अडानी के पास चला गया और अडानी ने जाकर के वहां माइनिंग शुरू कर दी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब माइनिंग हुई और अब माइनिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ने माइनिंग को रोक दिया हो और या अब बीजेपी ने रोक दिया हो। दोनों के दौर में चल रही है। 1,76,000 हेक्टेयर भूमि पर माइनिंग के लगातार प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम केवल 8,000 पेड़ काट रहे हैं। और ये वो इलाका है जिसे लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ में अडानी और सरकार की रिपोर्ट है कि 8,000 पेड़ काटे जा रहे हैं मात्र, और एक पेड़ की कीमत लगाई गई 150 रुपया। दिल्ली में अगर हम लोग प्लांट भी लेके आते हैं 150 रुपए में प्लांट नहीं आता है जो घर में रखते हैं हम लोग। नकली भी नहीं आ रहे हैं आजकल तो, लेकिन 150 रुपए कीमत लगा करके करा दिया गया। फर्जी ग्राम सभा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा अनुसूची 5 के दायरे में आता है। जैसे अनुसूची 6 है उसी तरीके से अनुसूची 5 भी है, शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में वहां के आदिवासियों को राइट्स है, वहां की लैंड रिसोर्सेज सबको प्रोटेक्ट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है कि वहां पर जो हमारा ट्रेडिशनल जो सिविल एरियाज में जो गवर्नमेंट चलती है, जिस तरीके से फंक्शन करती है, वहां पर उस तरीके से फंक्शन नहीं करती है। सबसे बड़ी सभा अगर वहां पर कोई है तो वो है ग्राम सभा। प्राइम मिनिस्टर की भी वहां पर वो कोई हैसियत नहीं है ग्राम सभा के इलाके में। अगर उनको भी जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या उसका पालन हुआ? नहीं हुआ। वहां पर लोकल अथॉरिटीज ने फर्जी ग्राम सभाओं की मिनट्स बनाई। उन लोगों के साइन करा लिए गए जो 2-2, 3-3 साल पहले मर चुके हैं। उनके फर्जी साइन करा करके जमीन अडानी को और बाकी कंपनियों को दी गई और अभी भी दी जा रही है। और हाई कोर्ट में प्रूव हो गया कि फर्जी ग्राम सभाएं बनाई है, तब भी कुछ नहीं है। पिछले दिनों लगातार जो अलग अलग हाई कोर्ट्स के जो जिन्होंने इस तरीके के नक्सली हमलों पर जो जांच कमेटी बैठे, उसमें कई रिपोर्ट्स आई जिनमें कहा गया कि ये सारे के सारे फर्जी एनकाउंटर्स हैं। लेकिन क्या उन फर्जी एनकाउंटर्स में कोई इंक्वायरी हुई? नहीं हुई। जो दोषी थे उनको सजा मिली? नहीं मिली। तो क्या आदिवासी इलेक्शन से पहले मुद्दा नहीं है? छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है क्या वो मुद्दा नहीं है? आप जाइए लगातार देखिए, हसदेव में देख लीजिए, सिलगेर, हसदेव के पास में एक और जगह है वहां पर सिलगेर की जगह है, वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसान आंदोलन जब चला था पिछला दौर का, फर्स्ट फेज का जो किसान आंदोलन हम लोग बात करते हैं, तब से वहां पर सिलगेर में आंदोलन चल रहा है और अभी तक चल रहा है। यहां दिल्ली में सेकंड फेज का किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सिलगेर में अभी फर्स्ट फेज का किसान आंदोलन, वहां से आदिवासी आंदोलन चल रहा है। उसी तरीके से जैसे यहां पीसफुल मैनर में चल रहा है वहां भी चल रहा है। लेकिन आए दिन कभी उनका जो आंदोलन की जो जगह है उसको आग लगा देते हैं, कभी लाकर के बिल्डोजर जेसीबी चला देते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन आदिवासी वहां टिका हुआ है। हजारों की तादाद में लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। देश में सबसे उतनी बड़ी तादाद में आर्मी और फौज का जो वहां पर प्रेजेंस है छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में, उतना तो शायद बॉर्डर एरियाज में भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा फोर्स अगर कहीं पर है तो वो छत्तीसगढ़ के भीतर में है।
उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि 2022 के दिसंबर में एक बिल पास किया गया इस देश की पार्लियामेंट से, जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के नाम पर कहा गया कि इस देश में वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग जोन्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, और उन अलग अलग जोन्स में जो लोग रह रहे हैं, जो वहां पर सेटलमेंट हो रखा, उस सबको वहां से हटाया जाएगा, और फिर वहां पर जो है हम लोग जीव जंतुओं को बचाएंगे। ठीक, शेर बचा, चीता बचाने के नाम पर, टाइगर बचाने के नाम पर 18 जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया उस बिल के बाद में। 18 जोन, उनमें से 2 राजस्थान में है। 2022 की मैं बात करूं उसके बाद में, और उन 2 में से एक का मैं बता देता हूं जो कि राजसमंद और पाली के भीतर आता है, जिसमें अभी पिछले 1 महीने पहले, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तब ऑर्डर आया था राजस्थान सरकार का कि 140 गांव पहले ही राउंड में खाली करने हैं। पहले ही राउंड में 140 गांव एक टाइगर प्रोजेक्ट में। दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट लगाया गया धौलपुर और करौली, जो कि पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, मध्य प्रदेश से लगता हुआ हिस्सा है। वहां पर ऑर्डर आया 50 गांव के खाली करने का, और ऐसे 18 जोन है इस देश में। पहले से लगभग 48-49 पहले से हैं, और अब नए 18। हम सब ने देखा कि कूनों में चीता बचा करके क्या किया है। वहां से पहले 21 गांव उजाड़े गए थे जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1997 में। तब पहले कहा गया था कि गिर से कुछ शेर लाए जाएंगे गुजरात के, उनको बसाया जाएगा वहां पर। फिर वो शेर नहीं आए, प्रोजेक्ट वैसे ही चला गया, जमीनें ले ली गई, फिर पता नहीं कहां से, अफ्रीका से कहीं से ला करके बसाया गया। क्या हुआ उन चीतों का? चीते बचेंगे कि मरेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदिवासी का जिंदा रहना जरूरी है। क्योंकि अगर आदमी ही नहीं रहेगा, इंसान ही नहीं रहेगा, तो चीतों को बचा के कर क्या लोगे? और चीते तो आदिवासी ने मारे नहीं थे, तो चीतों के नाम पे कुर्बानी आदिवासी ही क्यों देगा? उसके बाद पिछले साल 2023 में फिर से एक बिल आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के नाम पर कहा गया कि जो भी इलाके हैं, जितना भी इलाका है, वहां पर जो भी नेशनल इंटरेस्ट में कुछ चीजें, जो प्रोजेक्ट होंगे, चाहे वो डिफेंस के पर्पज से हो या सिक्योरिटी कंसर्न हो, या नेशनल बाउंड्रीज के 100 किलोमीटर का दायरा है, या एक्सप्रेस वे बनेंगे, या रेल लाइनें जहां से जा रही हैं, उसके आसपास की जमीनें शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के दायरे में नहीं होंगी। ये पास किया गया हमारे पार्लियामेंट की तरफ से। आप बताइए कि जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे, उसको अगेन 2023 में हमारी पार्लियामेंट ने बाईपास कर दिया। क्योंकि जैसे ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आता है, लद्दाख अनुसूची 5 और 6 से बाहर है, पूरा नॉर्थ ईस्ट बाहर है, 100 किलोमीटर का दायरा, पूरा का पूरा नेशनल टेरिटरी ले लीजिए। फिर आपको बीच में से सड़क निकालनी है, एक्सप्रेस में निकाल दिया, उसके आसपास का इलाका वो चला गया। आपने रेल निकालनी है, रेल निकाल दी, उसके आसपास का इलाका वो भी निकल गया। बचा क्या? उस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का हुआ क्या? पेशा 1996 में आया था, इस देश की सरकार लेकर के आई थी। पेशा के तहत ग्राम पंचायतों को राइट्स दिए गए, और बहुत सारी चीजें लोकल लेवल पे कही गई कि जो जंगल से जो प्रोडक्शन होगा उसका कुछ हिस्सा, खास करके जो पत्ता और ये जो तेंदू पत्ता वगैरह, महुआर, इन सब के कुछ कुछ राइट्स दिए गए थे। कहा गया था कि 10 राज्यों में लागू होगा पेशा। एक छत्तीसगढ़ और झारखंड को छोड़ दे तो बाकी सारे हिस्सों में अभी तक कानून ही बन रहे हैं। 96 से अभी तक, पिछले साल मध्य प्रदेश अभी तो फॉर्मुलेशन कर रहा था लॉ का, राजस्थान अभी तक नहीं कर पाया है, गुजरात ने सोचा ही नहीं है। 96 से लेकर के अभी तक हम लोग पेशा लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पेशा लागू कर दो, लेकिन इशू नहीं है, क्योंकि वो जनता में ही शामिल नहीं है, किसी का कोई कंसर्न ही नहीं है उसको लेकर के। पार्टियां आती हैं जाती हैं, पूरी डिबेट आदिवासी पॉलिटिक्स की बस एक ही टर्म पे चल रही है,
ये इनको वनवासी कहते हैं जी, हम आदिवासी कहेंगे, बस बात खत्म। आरएसएस वाले वनवासी कहते हैं जी तुमको, हम आज से आदिवासी कहेंगे, बस इतना ही कंसर्न है। पूरी डिबेट घूम फिर करके यहीं चल रही है। अरे भाई, यह आपको कहने की जरूरत नहीं, हम खुद कह रहे हैं कि हमारा नाम क्या है। आप कुछ तो आगे बढ़ो। 2006 में पार्लियामेंट से एक एक्ट पास हुआ था, कानून आया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो वनाधिकार कानून, FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट। उसके तहत कहा गया कि जो फॉरेस्ट एरियाज में और उसके सराउंडिंग्स में जो आदिवासी रह रहे हैं, जो लैंडलेस है, उनको जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा, क्योंकि आदिवासी इलाकों में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो पाए थे। 2006 में पहली बार कहा गया। दूसरा मसला यह था कि आदिवासी इलाकों में प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे नोशन बहुत कम है, कम्युनिटी लैंड के आइडिया बहुत ज्यादा है, क्योंकि कलेक्टिव है सारी जमीन है जो है, चाहे जंगल की जमीन हो चाहे गांव की जमीन हो, ज्यादातर जो इलाकों में कलेक्टिव लैंड है, इंडिविजुअल नहीं है। 2006 में पहली बार कहा गया कि हम आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक देंगे। 2007 में 3 NGO, एक भालू बचाता था, एक चीता बचाता था, एक शेर बचाता था, वो गए सुप्रीम कोर्ट, कहा कि जी अगर जंगल से आदिवासियों को फॉरेस्ट के तहत, इस फॉरेस्ट एरियाज में अगर लैंड राइट्स दिए गए तो शेर, चीते, भालू खतरे में आ जाएंगे। और बोले कि शेर, चीता, भालू बचाने के लिए आप इस कानून को जो है लागू मत होने दीजिए। 2007 से मामला चला, उसका वर्डिक्ट आया 2019 में। 2019 में वर्डिक्ट आया, तब तक देश भर में लगभग 44 लाख एप्लीकेशंस आए थे अलग अलग स्टेट्स के पास में, जिसमें इंडिविजुअल ऑनरशिप के भी डिमांड्स थी और कलेक्टिव भी थी, कम्युनिटी लैंड का भी मामला था। और तब पिछले साल तक हमने देखा कि मात्र 23 लाख एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया, और देश में आबादी लगभग 13 करोड़ है आदिवासियों की, और 23 लाख एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया गया, बाकी रेस्ट ऑफ अदर्स को रिफ्यूज कर दिया गया। अब आप बताइए, 23 लाख के अलावा जितने आदिवासी लोग रह रहे हैं, क्योंकि बाकी सबने तो अप्लाई नहीं किया था, उन सबको कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो अभी उन्होंने होल्ड पे डाला हुआ है अपने खुद के ऑर्डर को। ऑर्डर है कि जिनके पास पट्टे नहीं है उन्हें वो जमीनें खाली करनी होंगी। बताइए कहां जाएंगे? इतनी बड़ी आबादी, 13 करोड़ से ज्यादा लोग हैं आज की तारीख में आदिवासियों के, अगर 9% का हिसाब भी लगाएं तो। पार्टीशन में भी इतना माइग्रेशन नहीं हुआ जितना अब होगा, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू होगा उस दिन से। 2019 में ऑर्डर को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल जितने एप्लीकेशंस रिजेक्ट किए उनको फिर से रिव्यू कीजिए और नए एप्लीकेशन इनवाइट कीजिए। आज तक पिछले 5 साल में एक एप्लीकेशन रिव्यू नहीं हुआ, लेकिन नहीं है एजेंडे में, किसी सरकार के एजेंडे में नहीं है, क्योंकि वो कोई इश्यू ही नहीं बन रहा है। सबको जंगल चाहिए, सबको फोटो खिंचाना, सबको नदी चाहिए, पानी चाहिए, पहाड़ चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसको बचाने वाला किसी को नहीं चाहिए। इस देश में जितने फॉरेस्ट हैं उसका 80% हिस्सा आदिवासी इलाकों में है और वही बचाए हुए हैं। बाकी हम और आप तो दिल्ली में रहकर के गमले में जो है ना एक पौधा लगा करके अपने आप को बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट समझ रहे हैं। सिचुएशन यही है। पूरा का पूरा जो मॉरल ऑफ द स्टोरी वो जो चल रहा है कि भाई एक्चुअली में इलेक्शन से पहले जो एक्चुअल इश्यूज है वो गायब है सीन से। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि हम लोग आदिवासी हो, दलित तबका हो, पिछड़ा तबका हो, या सोसाइटी का बाकी सेक्शंस हो, माइनॉरिटी हो, या गरीब गुरबा तबका है, हर एक तबके को हमें उतनी ही तवज्जो देनी है। जैसे किसानों की बात आती है उनके ऊपर तुरंत लेवल लगा दिया जाता है, आदिवासियों की बात आती है उनके ऊपर लेवल, सबके ऊपर लेवल लग रहा है। लेकिन अगर अभी भी हम लोगों ने ये कलेक्टिव इस फाइट को नहीं लड़ा तो जैसा कि उनका सपना है कि संविधान को बदलना है, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। और अगर हमें रोकना है तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम लोग हैं, जिसको हम लोग पिछले 75 सालों से बचाए आ रहे हैं और जिसके हम सब प्रोडक्ट भी हैं,
हमें उस पूरी प्रोसेस को बचाना पड़ेगा। कई तरीके के मैकेनिज्म हो सकते हैं, हमें तमाम तरीके के, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इन कम्युनल कास्टिस्ट और ये फासिस्ट फोर्सेस हैं, इनको हराना होगा। और वो एक ही तरीका, वो है इलेक्शन। आप उसको पसंद करिए, नहीं पसंद करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिविजुअल चॉइसेस का मसला है ही नहीं। ये बिल्कुल भी इंडिविजुअल चॉइसेस का मसला नहीं है। ये मामला पूरा का पूरा जो लड़ाई है, ये अपने आप को बचाने की लड़ाई है, अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। तो इसलिए साथियों, मेरा आपसे यही गुजारिश है कि अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़ते हैं तो शायद आने वाले दिनों में जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था, जो संविधान में लिखा गया है, उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं। अगर हम लोगों ने इस लड़ाई को एकजुट होकर के नहीं लड़ा तो कुछ नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।